अपना लास्ट में हो गया था कि कल की क्लास में क्या होता है, pth टर्म फ्रॉम द एंड हमने कर लिया था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ टू का क्यूब रूट है और 3 का फिफ्थ रूट है। ठीक है, कि पावर कितना है 600। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, ये रैशनल टर्म्स पूछना चाहता है, ये रैशनल नहीं पूछना चाहता। पहली चीज तो ये माइंड में रखना। ठीक है, अप्रोच क्या होगी वो जरा मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगा, इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एक्सपेंशन में। बाइनोमियल है। ठीक है, तो 601 होंगे। कितने होंगे, 601 होंगे। तो ये चीज तो क्लियर होती है। ठीक है, अच्छा पहली चीज। बाकी आपको पता ही है रैशनल कब होता है। जैसे मैंने मान लो लिखा 2 की पावर r/3 लिखा, मान लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 2 की पावर r/3 लिखा और मैंने r की जगह डाला 1, तो 2 की पावर 1/3 होगा। तो ये इरेशनल में आएगा। किस में आएगा बेटा, ये इरेशनल में। ठीक है, मैंने r की जगह 2 डाला, तो ये 2 की पावर 2/3 आएगा। तो ये भी किस में आएगा बेटा, इरेशनल में। जैसे मैंने r की जगह 3 डाला, तो ये होगा 2 की पावर 3/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो ये रैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल। और एक चीज़ तो मैं ऑलरेडी पता है, अगर मैं रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूँ, रैशनल को अगर किससे मल्टीप्लाई करूँ, इरेशनल से, तो वो इरेशनल ही बनता है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल हो जाएगा। ये सबको पता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 × √3, तो ये 2 √3 हो जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना है इसके रैशनल टर्म्स। ठीक है, तो बेटा इतना तो आपको कंफर्म होना चाहिए, अगर ये रैशनल टर्म्स, मान लो इसके बहुत सारे 601 टर्म्स आएंगे, तो रैशनल में कौन कौन काउंट होगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि NC समथिंग आ गया कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया, मतलब सॉल्व वॉल करके 5 की पावर 2 आ गया, तो ये रैशनल में काउंट होगा। सॉरी, रैशनल में। किस में काउंट होगा बेटा, ये रैशनल में, क्योंकि 2 की पावर क्या है, इंटीजर है। अच्छा एक बात मानते हो क्या, रुको पहले इसका मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, फिर तुमसे पूछता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो ये चीज़ आई थिंक सबको क्लियर होगी, कौन रैशनल होता है कौन इरेशनल होता है। आपने जो एक्सपेंशन थी वो क्या थी, 2 का क्यूब रूट प्लस 5 का फिफ्थ रूट, सॉरी 3 का फिफ्थ रूट ना, 3 का था क्या, 5 है, सॉरी हाँ, 2 का क्यूब रूट था, 3 का फिफ्थ रूट था। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, T r+1 NCr x x⁻n−r और y⁻r। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 की पावर 600-r/3 है ना, मल्टीप्लाई होती है पावर, और 3 की पावर r/5। अच्छा तुम एक बात मानते हो क्या, ये जनरल टर्म है, तो ऑब्वियस इसमें मैं r की जगह 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, तो हमारे नए नए टर्म आते रहेंगे, 0 1 2 3 करके नए नए टर्म आते रहेंगे। सही बात है। अच्छा, अच्छा ये रैशनल कब बनेगा, ये जो टर्म है सारे रैशनल टर्म्स कब बनेंगे, जब 2 की जो पावर है और 3 की जो पावर है वो क्या बन जाएंगे बेटा, इंटीजर बन जाएंगे। बोलो यस या नो। मानते हो इस बात को या नहीं मानते, बोलो। सही है, अगर ये 2 की पावर जो लिखा हुआ है वो इंटीजर बन जाए, सही है, और 3 की पावर जो लिखा है वो इंटीजर बन जाए, तो ऑब्वियस है फिर तो ये रैशनल टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर पावर होगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लो 2 की पावर 3 आ गया तो 8 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 आ गया तो ये 9 आ जाएगा, तो ऑब्वियस वो इंटीजर बन जाएगा, नहीं वो रैशनल टर्म बन जाएगा। ये बात तुम मानते हो बिल्कुल। ठीक है, तो हमें फोकस करना है कि आर की किस किस वैल्यू के लिए, आर की किस किस वैल्यू के लिए ये क्या बन जाए, दोनों की पावर इंटीजर बन जाए, वो भी एक साथ बननी चाहिए, ये भी कंडीशन है भाई। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि भाई इसको इंटीजर बना दिया और ये नॉन इंटीजर बन गई,
फिर नहीं चलेगा काम, फिर तो ये इसे इरेशनल बना देगा, ये दूसरा वाला टर्म इसको इरेशनल बना देगा आराम से। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। तो 2-3 चीजें आपको क्लियर हो गई कि पहली बात तो इंटीजर होना चाहिए, मेरी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, और आर की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 600 है ना, तो आर की वैल्यू 600 तक जाएगी, ठीक है, ये भी याद रखना। मतलब तुम आर की जगह ये कुछ वैल्यू डाल सकते हो 600 तक, और ऐसे टर्म बताना है जहाँ पे ये क्या बने, रैशनल बने। तो एक चीज तो मेरे माइंड में चलने लगी कि ये इंटीजर बनाना है, इनको मेरे को क्या बनाना है, इंटीजर, और आर की वैल्यू डालनी है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई आर इक्वल टू 0 डालो फिर चेक करो, 2 डालो फिर चेक करो, 3 डालो फिर चेक करो, ऐसे चेक करते रहो बहुत ज्यादा। सही बात है। अच्छा, तो और हम क्या सोच सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बोल दी कि ये 600 ये तो बिकम्स इंटीजर, ये तो इंटीजर होनी चाहिए पहली चीज। अब वैल्यू कैसे निकालना है, थोड़ा सा लॉजिकल हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, इधर आ जाओ तो थोड़ा सोचो, अगर ये ऊपर वाला टर्म, सिर्फ सुनो मेरे ध्यान से, ऊपर वाले टर्म को अगर मैं 3 का मल्टीपल बना दूं, ध्यान सुनना, ऊपर वाले टर्म को, न्यूमरेटर को अगर मैं 3 का मल्टीपल बना दूं, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, यस या नो? सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेम चीज r/5 है, तो अगर इसके न्यूमरेटर को मैं 5 का मल्टीपल बना दूं, ठीक है, तो क्या ये भी डिवाइड होगा 5 से? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, दो चीज तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया इसका, बट अब एक चीज और है, इन दोनों को एक साथ ही क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, याद रखना ये चीज, ठीक है। 600 माइनस आर अपॉन पूरी पावर क्या है, मतलब 3, एंड r/5 हैज टू बी इंटीजर एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम, यानी दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। अब एक मेरे मन में ख्याल आ रहा है, ठीक है, हाँ, एक मेरे मन में ख्याल आ रहा है। ख्याल क्या आ रहा है, मान लो 600 माइनस ये 3 है, मैंने अगर अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा ठीक है, मैंने बोला सर आर की जगह 0 डाल दो, क्योंकि आर 0 में ले सकता हूँ, तो ये 600/3 हो जाएगा, और ये अपना 3 का मल्टीपल भी है। मैंने कहा यार बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने r इक्वल टू r/5 पे देखा, क्या यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे r आप डाल लो ना, उसको यहाँ भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ इंटीजर होना है। तो r इक्वल टू 0 डाला, 0/5 कितना है, 0, तो क्या ये 5 का मल्टीपल है, तो मैं मानूंगा इसे 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड है, यस, यानी r इक्वल टू 0 बिल्कुल चलेगा। अब एक बच्चा क्या करा ना, r इक्वल टू वो चला गया 5 पे, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए r 5 पे चला गया, तो r जैसे 5 पे गया तो 600 माइनस 5/3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 595/3। देखते हैं डिवाइड होता नहीं होता, तो 3 बन जा 3, 3×9 = 27, 2 3×8 = 24, नहीं होगा भाई डिवाइड, ठीक है, ये तो डिवाइड हुआ ही नहीं। दूसरे पे आते हैं, r/5 पे, यार ये तो डिवाइड हो गया है ना, ऊपर वाला डिवाइड नहीं हुआ, r इक्वल टू 5 पे, याद रखना, जो ये वाला है ये इंटीजर नहीं बना, बट ये इंटीजर बन गया। तो बेटा आपको ऐसा माइंड लगाना पड़ेगा कि दोनों के दोनों इंटीजर बन जाए। अब तुम सोचोगे सर अब क्या तरीका हो सकता है इसको लगाने के लिए, इस मतलब कैसे हम थोड़ा सा सोचें, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो बेटा एक ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ये 3 है नीचे और यहाँ 5 है, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालूं जो सिर्फ 3 का मल्टीपल हो, तो बेटा वो सिर्फ इसी से डिवाइड होगा। अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालूं जो सिर्फ 5 से डिविजिबल हो, तो वो इससे डिवाइड होगा। तो इससे बेटर है हम ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जो इन दोनों से डिवाइड हो, ठीक है। नंबर शुड बी, नंबर यानी कि नुमरेटर, नुमरेटर लिख दें तो बेटर रहेगा, ठीक है। नुमरेटर शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 5, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 और 5 दोनों से एक साथ जो डिविजिबल हो 15 होता है, सबको पता है ना। जो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा एक ही बार में वो 15 होगा, ऑब्वियस है, 3 से भी 5 से भी। इसका ये मतलब है आप कोशिश करो, आप कोशिश करो इसके नुमरेटर को दोनों के 15 का मल्टीपल बनाने की, क्या कोशिश करो, 15 का मल्टीपल बनाने की। अब जरा ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, अगर मैंने r की जगह 0 डाला तो क्या ये भी डिवाइड हुआ, तो आपने बोला सर बिल्कुल हुआ, क्या ये भी डिवाइड हुआ, बिल्कुल हुआ।
अब कौन बताएगा मुझे आर की जगह में क्या डालूं है एक दूसरा नंबर, ताकि ये भी मल्टीपल बन जाए 3 का और ये 5 का बन जाए। ठीक है, सोचो जरा और बताओ जरा मेरे को। अब मैं आर की जगह दूसरा नंबर क्या डालूं, मतलब 0 तो मैंने डाल दिया। हाँ 30 सही है, बट उससे पहले भी कुछ आ सकता है क्या? यस 15 डालना पड़ेगा मुझे, दूसरा दूसरा क्या डालना पड़ेगा 15। ये थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम ये क्वेश्चन, ठीक है, हिला के रख देगा, याद रखना, दे देना किसी को, ठीक है। तो ये 0 और ये कितना 15, सही है क्या? तो 15 डाल के देख लेते हैं भाई, 16 माइनस 15 तो 585 हो गए अपॉन 3। क्या डिवाइड होता है 3 से? तो देख लेते हैं भाई, 3 वन जा 3, हाँ बिल्कुल होता है। और ये तो वैसे डिवाइड होगा, तो यस 15 हो गया। अब आप एक पैटर्न तो समझ जाएंगे, तो नेक्स्ट वाला 30 आएगा, जनरली ऐसा होता है बहुत ही बार, ठीक है। फिर 45 आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। कौन बताएगा लास्ट वाला टर्म क्या आएगा? कौन बताएगा लास्ट में जो आर की वैल्यू कौन सी है ले सकता है? बताओ भाई। 600, बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, एक ये भी बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 6 लास्ट वाला टर्म ले ही ले। वो डिपेंड करता है, अगर ये 15 का मल्टीपल है इसलिए इसने ले लिया इसे। अगर इनके से 15 का मल्टीपल नहीं होता, मान लो 21 का मल्टीपल होता, तो ये लेता ही नहीं वाली वैल्यू, उससे पीछे की कोई ना कोई वैल्यू लेता। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब एक बार बताओ कितने नंबर हैं, इसको हम कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस है, जितनी आर की वैल्यू उतने टर्म, सही बात है क्या? जितनी आर की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, उतने ही रैशनल टर्म, सही बात है क्या? यस और नो बोलो जल्दी से। मानते हो इस बात को? जितनी आर की डिफरेंट वैल्यू उतने ही रैशनल टर्म्स आएंगे, सही बात है क्या? यस या नो? ठीक है, तो उतने टर्म आएंगे, तो अब इसको तो आप काउंट कर ही लोगे, एपी से काउंट कर लेना, ठीक है। ये एक एपी बन गई है, जीरो को हटा दो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना। वैसे जीरो को जाओ आप रख सकते हो, बट जीरो को रहने दे दो। 15 से स्टार्ट करते हैं, जीरो वाले को काउंट कर लेंगे अलग से, ठीक है। एक टर्म ये रखा हुआ है आर इक्वल टू 0 पे, ठीक है। 15 से काउंट कर लो, 15 30 45 600, हाँ टोटल टर्म 41 आएंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, आप ये कितना आएगा इसमें 15, ये केपी बननी है। अगर आपको निकालना नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ मैं, डी कितना आएगा 15 आएगा। ये लास्ट टर्म हमने मान लिया ए एन इक्वल टू 600, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू कितना 600 मान लिया। एन ए टर्म है ये, ए की वैल्यू क्या है बेटा 15 है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है 15 है। 600 माइनस ये तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 585 और ये डिवाइड में आ जाएगा 15, तो 585 अपॉन में 15, तो ये 585 अपॉन 15, तो ये बेटा 39 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, बट 40 टर्म्स नहीं है भाई, एक आर इक्वल टू 0 वाला भी टर्म है। तो एक टर्म तो ये हो गया और 40 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना आ जाएंगे बेटा 40 प्लस 1 दैट इज 41। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चों को ये वाली बात? यस या नो? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये नंबर थ्योरी से रिलेटेड है वैसे ज्यादातर तो, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे 41 हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स हो गए 41। अब इसमें वो साथ में ऐसा पूछ ले, ये तो आप रैशनल बता रहे हो सर, तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 601 है, उसमें 41 को माइनस कर दो 540 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। ना ना 560, ठीक है। 560 टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे 560, सही है क्या? तो ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन तुम सबको? यस या नो जल्दी से बोलो।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ऐसे ही सेम टू सेम आज, ठीक है। ट्राई करना, बट ज़्यादा टाइम देख लेना कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, क्योंकि ये अच्छा खासा, ठीक है, माइंड की एक्सरसाइज करवा देता है, ठीक है। बट फॉर्मेट यही है इसे सॉल्व करने का। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिडल टर्म्स। अब मिडल टर्म क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला, चलो मैं पहले थोड़ा सा फील कराता हूँ, ठीक है। मिडल टर्म्स क्या है, जैसे कि कोई एक्सपेंशन है हमारे पास x प्लस वाई की पावर n, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे बेटा, n+1 होंगे, सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि x प्लस वाई रेस टू 8 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा सर 9 होंगे। कितने आएंगे सर, 9 होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल। इसका मतलब है एक फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, और ये नाइन्थ है। सही है। अब आप बताओ इसमें मिडल में कौन सा पड़ रहा है टर्म, यहां से भी और यहां से भी, कौन सा टर्म मिडल में पड़ रहा है बेटा, फिफ्थ पड़ रहा है, ठीक है। फिफ्थ इज द मिडल टर्म, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं कि ये मिडल टर्म कौन सा है। सही है। तो ये मिडल टर्म हो गया। अगर यही बेटा नंबर अभी क्या है, नंबर ऑड है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, ऑड है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो इनका जो मिडल टर्म होगा वो एक होगा। बोलो मानते हो इस बात को। तो इसके जो नंबर ऑफ मिडल टर्म्स होंगे वो एक ही होगा, बस एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का है, ऑड है। बट अगर मैं इवन लिख दूं, मान लो एक एक्सपेंशन है मेरे पास 7 है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। चलो 8 टर्म्स लिखते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें आप मिडल टर्म का आइडिया नहीं लगा पाएंगे, कोई मिडल टर्म देखो, अगर मैं मान लो 3 यहाँ से ले लेता हूँ, 3 यहाँ से ले लेता हूँ, तो इसमें 2 मिडल टर्म माने जाएंगे। अगर 4 ले लिया, 4 यहाँ से, फिर तो बचा ही नहीं कोई भी टर्म, तो इसमें 2 मिडल टर्म आएंगे। एक तो कौन सा आएगा, फोर्थ और फिफ्थ। इसका मतलब है नंबर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। तो बेटा इसका मतलब है 2 मिडल टर्म्स आएंगे, 2 मिडल टर्म्स। और इसमें क्या आएगा, 1 मिडल टर्म। बोलो ये चीज क्लियर है क्या सारे बच्चों को, रिप्लाई करो भाई, ये चीज क्लियर है क्या सारे बच्चों को। यस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें ना, एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब जो एक्सपेंशन हो गई ना, उसको बिना एक्सपेंड करे ये बताएंगे इसमें कितने मिडल टर्म है, एक है या दो है, और उसको फाइंड भी करेंगे। फाइंड तो हम कर लेंगे जनरल टर्म की हेल्प से, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, पहले हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिडल टर्म का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, मिडल टर्म्स, ठीक है। इसका जो भी है ना, इसके नोट्स तो मैं सेंड कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ भी सकते हो अगर बाद में लिखना चाहते हो, वरना साथ साथ लिख लो, इतना टाइम तो मैं दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो पहला, इफ, जैसे कोई भी है, पहले एक्सपेंशन लिख दो बन, ये कोई एक्सपेंशन है, लेट कर लो। तो पहला, इफ एन आपका ऑड है। अच्छा बेटा, एन अगर ऑड है तो नंबर टर्म्स इवन आएंगे, याद रख लेना। अरे यार, रुको, पहले इवन से स्टार्ट करते हैं। अगर एन की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे, याद रखना। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे तो ऑब्वियस है एक मिडल टर्म होगा। मैं, याद रखना, मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 9 11 12, इस टाइप के। एन इवन है, बट तुम्हें पता है नंबर टर्म्स तो एक फालतू होता है हमेशा। अगर एन की पावर 10 है तो नंबर टर्म्स 11 होंगे, तो ऑब्वियस है एक ही मिडल टर्म आएगा। और वो जो मिडल टर्म आएगा, 1 मिडल टर्म। और उसको निकालने का सिंपल सा मेथड है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। वो जो मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म वो होगा n+2/2, ये होगा मिडल टर्म, ठीक है।
क्यों? क्योंकि देखो अगर n इवन है ना ऑब्वियस है, तो उसमें 2 ऐड होगा तभी वो डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अच्छा कैसे, ठीक है, अभी हम देख लेंगे इसे। सेकंड, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, ऑब्वियस है। तो 2 मिडल टर्म आएंगे। कितने मिडल टर्म आएंगे? 2 मिडल टर्म। सही है। और 2 मिडल टर्म जो होंगे वो क्या क्या होंगे जरा देख लो ध्यान से। एक तो होगा अपना n+1/2th, और एक होगा n+3/2th। देखो ऑब्वियस है ये ऑड है, तो ऑड में 1 ऐड करोगे तो इवन बनेगा, इवन 2 से डिवाइड होगा जब भी। ये भी ऑड है n की वैल्यू, ऑड में जब एक ऑड नंबर ऐड करो तो इवन बनेगा, डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये उसी से निकला जो ऑब्जर्वेशन हमने की है, कोई नया नहीं है। तो बेटा आप एक सजेशन देता हूँ आपको, आप एक ही चीज याद रखें, आप दोनों में कंफ्यूज ना होगा। जब आप बोलोगे अरे नंबर टर्म्स ऑड एन इवन ये क्या है, तो आप एक ही चीज याद रख लें, आप एन की वैल्यू याद कर लें। अगर एन इवन होगा तो ऐसा याद कर ले कि एक ही मिडल टर्म आएगा, उल्टा याद कर ले। अगर एन इवन होगा तो एक मिडल टर्म आएगा बस, और एन ऑड होगा तो 2 मिडल टर्म आएंगे, ऐसे याद कर लो अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो। सही है क्या? अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही है कि अगर एन इवन होता है तो नंबर टर्म्स ऑड आएंगे, उसकी वजह से एक मिडल टर्म आएगा। एन ऑड होगा तो 2 मिडल टर्म आएंगे, ठीक है, और नंबर टर्म्स इवन होंगे। तो ये क्लियर है क्या सारे बच्चों को? रिप्लाई करो जरा, फिर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पर। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, फाइंड द मिडल टर्म्स in the expansion of in the expansion of 1+2x की पावर 12 पहला, और सेकंड 2y माइनस वाई स्क्वायर 2 की पावर 11। भाई इसे देख के कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने लिखा फर्स्ट पहले। अब आप बताओ पहले, इसकी पावर 12 जो इवन है, 12 क्या है? इवन है। तो आप ये बताओ इसमें कितने मिडल टर्म होंगे, एक या दो? जल्दी से बोलो। एक होगा भाई, दो मत लिख देना। मैंने सिर्फ ये बोला कि पावर अगर इवन है तो टर्म्स ऑड आएंगे। टर्म्स क्या आएंगे? ऑड आएंगे, तो मिडल टर्म एक ही होगा। और मिडल टर्म क्या होता है ये तो बच्चे बच्चे को पता है। वो जो मिडल टर्म होता है वो होगा n+2/2h। सही है, क्योंकि इवन को इवन के साथ ही ऐड किया जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है? 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो 12 और 2 कितने हो गए? 16, सॉरी 14। सेवंथ टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा बेटा? 7। तो 7 टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। अब 7 टर्म, कोई कहेगा अरे 7 टर्म निकालना है क्या? ये बहुत छोटी बात बोल दी, ठीक है, ये अपनी एक्सपेंशन है। सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म निकालूंगा। क्या निकालूंगा? जनरल टर्म। हमेशा जनरल टर्म निकाला जाता है, कोई भी टर्म निकालना हो तो NCR x की पावर n-r, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और y की पावर r। अच्छा आप बताओ, अगर मुझे 7th टर्म निकालना है, ध्यान सुन लो, तो r की जगह क्या डालूं? बोलो। अगर मुझे 7th टर्म निकालना है तो r की जगह क्या डालूं? यस 6 डालना पड़ेगा। जैसे मैं 6 डालूंगा तो t 7 आ जाएगा ये। तो 12c6, 1 की तो कोई भी पावर हो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही रहेगा। और 2x की पावर 6, ये लो आंसर आ गया, बस यही आंसर है। वो थोड़ा बहुत सॉल्व वॉल्व कर देगा, ज़्यादा मेहनत करवाना चाहेगा तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, और x की पावर 6, ज़्यादा इतना कर देगा वो। तो क्लियर है वाली बात सबको क्या? मिडल टर्म तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, देख लो इसे एक बार जरा। चलो अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या था भाई?
2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 की पावर 11। 11 बेटा ऑड है, तो बताओ नंबर टर्म मतलब हाउ मैनी मिडिल टर्म्स बताओ। दो आएंगे मिडिल टर्म, कौन कौन से आएंगे वो भी बता दो अब। n की वैल्यू 11 है, कौन कौन से मिडिल टर्म आएंगे तो वो भी बता दो अब। यस 6 एंड 7, ठीक है। तो मैंने बोला था एक तो n प्लस 1/2 और दूसरा n प्लस 3 बाय, क्या चल रहा है, n प्लस 3/2। तो 11 प्लस 1/2 और 11 प्लस 3/2। तो ये तो अब बच्चे को पता चलेगा एक 6 आएगा एक 7 आएगा। तो 12/2 6 हो गया एक टर्म, 11 प्लस 3 14 यानी 7 हो गया। सही बात है बिल्कुल, यस ठीक है। ओके, अब इसको निकालना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये बच्चा कर लेगा इसे आगे। अब बोलेगा कि ऐसा करो भाई, मैंने बोला एक स्टूडेंट से आप इसका 6 टर्म निकाल दो। मैं 6 टर्म तो सर बड़ा इजी है। तो मैंने बोला क्या करोगे, सबसे पहले वो कह रहे जनरल टर्म निकालूंगा, 11c(r) 2y की पावर n-r। अच्छा y क्या लूँ, अच्छा इधर देखना जरा, ये ले लूँ क्या y? यस या नो जल्दी से बताना, ये करेक्ट लिख दिया गया मैंने, यस और नो। नो, विद नेगेटिव साइन लिया जाएगा, विद साइन लिया जाएगा, याद रख लेना, ठीक है, विद साइन लिया जाएगा, ठीक है। अब वो बोलेगा सर 6 टर्म निकालना है, मैं कहता तो छोटी बात है बहुत ही, ठीक है, r की जगह 5 डाल दो आप, तो r की जगह 5 डाल देगा 6 आ जाएगा। तो 11c(5) 2y 11 माइनस 5 माइनस वाई स्क्वायर 2 अपॉन में सॉरी पावर 5। तो 11c(5) 2y की पावर 6 और ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 की पावर 5। अब मैं एक बात बता दूं आपको, कभी कोई लेंथी चीज बन जाए जैसे 2 की पावर 10 लिख दे, तो बेटा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, उतना ही छोड़ सकते हो और आंसर भी उसी हिसाब से देता है वो। अब जैसे 11c(5) है तो हो सकता है ऑप्शन में 11c(5) के टर्म में हो, नहीं होगा तो सॉल्व कर लेना, माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 है, वाई की पावर 10 हो जाएगा, नेगेटिव भी एडजस्ट हो जाएगा और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 से कैंसिल हो गया, तो आ गया आंसर 11c(5) 2 और y की पावर 16, ये आंसर आ गया। बाकी सेकंड तो आप इतने तो होशियार हो ही कि आप सेकंड मतलब T7 अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। तो बेटा ये मिडल टर्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको, यस या नो? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, जस्ट ध्यान सुनेंगे। टर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सही है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने किसी को एक्सपेंड किया, कोई एक एक्सपेंशन दी, चलो तुम्हारा फॉर्मूला ले ले छोटा सा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 3, आपका आंसर कितना आएगा सर, 3 टर्म्स है। आप ये बताओ किस टर्म में एक्स नहीं है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस टर्म में एक्स नहीं है? थर्ड में, ऑब्वियस है। कौन से टर्म में? थर्ड में। तो इसी टर्म को बोलेंगे हम टर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब एक्स तो बेटा क्या एक वेरिएबल है, ये तो मैंने एक ले लिया कि वेरिएबल है, इसकी जगह आप वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए एक बेटर टर्म क्या है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की जगह एक बेटर टर्म यूज करने वाला क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्या टर्म है बेटा? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्योंकि फिर वेरिएबल को बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, एक्स को, वेरिएबल तो बदल भी सकता है, जैसे अभी वाई था वेरिएबल, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है बेटा, जिसमें एक्स ना हो, मतलब कांस्टेंट टर्म हो। कैसा टर्म हो बेटा? कांस्टेंट टर्म हो। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, है ना?
मान लो मैं कोई एक बड़ा सा एक्सपेंशन दे दूँ, ऑब्वियस आप इसे एक्सपेंड करना थोड़ा ना बैठेंगे अगर मैंने पावर 25 डाल दी तो, और फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे कोई भी एक्सपेंशन है, कोई भी एक्सपेंशन है, एक्स प्लस की जगह ए ले लेते हैं कांस्टेंट आर, तो आप इसका क्या करोगे, जनरल टर्म निकालोगे टी आर प्लस 1। ना ना लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लास्ट टाइम ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा मैंने ये दे दिया कल को, फिर क्या करोगे, आप बोलो इसका लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान सुनो कंसेप्ट मेरा, ठीक है। पहले मैंने इसका जनरल टर्म निकाला, इसका एन सी, सॉरी यहाँ पे एन लिख लो, ठीक है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। अच्छा अब मेरी बात बताओ, क्या ये जिसपे मैंने ये येलो पेन चला रहा हूँ, क्या ये कांस्टेंट है, यस या नो बोलो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, उसकी पावर वैसे भी आ रहा है, वो भी कांस्टेंट है, तो क्या पूरा टर्म कांस्टेंट है, यस या नो, यस। अब ध्यान सुनो, क्या ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है क्या, एनसीआर, एनसीआर भी तो एक वैल्यू आएगी ना, इसलिए तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे। क्या ये भी एक कांस्टेंट है, यस या नो, यस बिल्कुल है, सही है, समझ गए। तो अगर मुझे इसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मुझे इसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है तो ऑब्वियस है इस एक्स को हटाना पड़ेगा यहां से, मतलब ये एक्स मुझे नजर ना आ जाए, ये भाई ये एक्स जो दिख रहा है ना मुझे नजर ना आ जाए, इसे हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो बेटा इस x की पावर n माइनस आर को आप कैसे यहां से गायब करेंगे, बताओ क्या करोगे आप। x को आप जीरो नहीं डाल सकते, अगर आपने x को जीरो डाल दिया तो बेटा सब जीरो हो जाएगा, तो इसको कैसे हटाया जाए यहाँ से, बोलो, सोचो जरा सिंपल सा। यस x की पावर जीरो कर दोगे आप, ठीक है, हाँ n इक्वल टू आर वही बात है, ठीक है। आप क्या करोगे ना, x की जो भी पावर है उसको आप जीरो कर दोगे, n माइनस आर को क्या कर दोगे बेटा, जीरो कर दोगे, सही है। मतलब x की पावर जो भी लिखी होगी उसको आप जीरो कर दोगे, अब वो जैसे जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन सी आर ए की पावर आर, तो ये जो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म अगर वेरिएबल एक्स है तो आई थिंक तुम्हें कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, और तुम्हें भी समझ आ गया अच्छे से कि हमें करना क्या होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन 14, ये एक्स की और 6 है। तो सबसे पहला जो अपना तरीका है वो तो ऑब्वियस है, जनरल टर्म ही फाइंड करना है। तो पहले मैंने जनरल टाइम बनाई, ये एक्स की तरह ट्रीट होगा, ये वाई की तरह ट्रीट होगा विद नेगेटिव साइन। तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। इंटरेस्टिंग है, सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये थोड़ा सा माइंड में अपने बैठाना, जितने भी एक्स के टर्म है, जितने भी वेरिएबल के टर्म है, सबको कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर देखा एक्स की पावर 14 माइनस टू आर, आपने सिर्फ इसको जीरो डाल दिया, बट आप तो भूल गए भाई नीचे भी तो बैठा हुआ है आर प्लस 3, मतलब नीचे भी कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, मतलब एक्स की पावर आर है, इसको कौन जीरो करेगा। तो ध्यान रखना एक्स के सारे टर्म कलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक बच्चे ने इसे सॉल्व किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो उसे, 28 माइनस टू आर, ठीक है, और यहाँ पे -1 की पावर आर अलग कर दिया और x की पावर 6 आर अलग कर दिया। अब एक बच्चे ने क्या करा ना, सिर्फ इसको जीरो डाल दिया, वो कह रहा अच्छा यहाँ पे x है, इसको जीरो डाल दिया, बट वो एक चीज तो भूल गया बेटा, नीचे भी तो x बैठा हुआ है, ये क्या करेगा फिर, ठीक है ना, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ टर्म को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जितने भी x के टर्म है उन सबको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आगे लिख दिया, जितने भी कांस्टेंट थे, इनटू x की पावर 28 माइनस टू आर अपॉन x की पावर 6 आर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितना आ जाएगा 8 आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है, ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ से तुम एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन दूसरा लेना चाहिए था, ठीक है, चलो कोई नहीं।